गुड मॉर्निंग बच्चों। पहले तो आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर गेटिंग लेट। इस बार हमारे रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा अंतराल आ गया। पीछे मेरी कोशिश ये रही थी कि हर वीक में आपको कोई नए मुद्दे मिले और आप इतिहास विषय में उससे लाभान्वित हो सकें। पिछले लेक्चर में हमने पार्टीशन पर डिस्कस किया था और हम बताया था कि आप पार्टीशन को टाला जा सकता था। वॉज द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनएविटेबल। तो हमने बताया था उसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य थे, आपको याद होगा, या आप फिर पीछे मुड़कर आप इस लेक्चर को दोबारा सुन लें मेरे इस आज के लेक्चर सुनने से पहले। आज मेरा विचार का विषय है कि पार्टीशन के ऊपर जो नई हिस्टोग्राफी आई है आपको उससे वाकिफ होना चाहिए। हिस्ट्री एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, इसमें नए नए रिसर्च आते हैं, नई नई पुस्तकें आती है और मेरी कोशिश होती है कि मैं न्यू ट्रेंड से वाकिफ रहूं और इस एकेडमिक वर्ल्ड में जो बच्चे सक्रिय हैं उन्हें भी इसके टच में रखूं। बहुत पहले जब 21st सेंचुरी आरंभ हुआ तो पार्टीशन पर हिस्टोग्राफी बदल गई, एक नई हिस्टोग्राफिकल करेंट आया, उसको आप कहते हैं ओरल हिस्ट्री एंड द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन। आप अगर गौर से देखें तो आपका जो अब नई एनसीईआरटी जो अब नई नहीं है, वो 2006 में कंपाइल हुई थी और वो 2005 के एनसीएफ के आधार पर कंपाइल हुई थी। उस एनसीईआरटी में भी आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पार्टीशन पर जो चैप्टर है वो इसी दिशा में है जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, परंतु वो बड़ा बिगिनिंग का फेज है, ग्रेजुअली उसमें और भी एवोल्यूशन होता रहा। एक्चुअली पहले जो पार्टीशन पर विचार होता था इट वाज कैरेक्टराइज एज द हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन। इसको कहते थे हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन। हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन से आशय यह है कि जब पार्टीशन पर काम हुआ तो ये विचार का विषय होता था कि इस पार्टीशन के लिए उत्तरदायी कौन है। जिन्ना उत्तरदायी हैं, नेहरू उत्तरदायी हैं, पटेल उत्तरदायी हैं, इंडियन लीडर्स उत्तरदायी हैं, इंटरनेशनल कंडीशन उत्तरदायी है। तो क्या हुआ, जब 21st सेंचुरी आरंभ हुआ तो धीरे धीरे ये हमारी जो पूरी इम्फेसिस है पार्टीशन के स्टडी का वो चेंज करता गया और अब एक नया मुद्दा उभर कर आया है, चलो पार्टीशन के लिए कोई भी उत्तरदायी हो, हम यह जानने की कोशिश करें कि पार्टीशन का इम्पैक्ट क्या हुआ इंडिया के ऊपर और साउथ एशिया के ऊपर, मासेस के ऊपर, सबाल्टर्न के ऊपर, कॉमन पीपल के ऊपर। और इस दिशा में सबसे पहले सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी ने डेंट लगाई और वही है कि पूरे वर्ल्ड वाइड एक फैशन हो गया है जिसको कहते हैं कल्चरल स्टडीज। कल्चरल स्टडीज का बल होता है कि हमें अध्ययन में सेंटर पर कम और मार्जिन पर ज्यादा बल देना चाहिए। सेंटर से आता है जो हमारे एलिट क्लास ऑफ सोसाइटी हैं उन अध्ययन पर हम ज्यादा बल न देकर, क्योंकि हमारी हिस्टोग्राफी के सेंटर में हमेशा वो एलिमेंट्स रहे, वजह हमें मार्जिन की तरफ चलना चाहिए, जो समाज के हाशिए पर जो लोग हैं उनको अपने विचार में रखना चाहिए। तो ये जो कल्चरल स्टडीज थी और सबाल्टर्न स्टडीज कहीं आप कह सकते हो ट्विन ब्रदर्स है या चचेरे भाई हैं, तो ये दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। हमारे सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी में पहले ज्ञानेंद्र पांडे थे, तो इन्होंने क्या हुआ कि जो सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी है, कल्चरल स्टडीज है, इन दोनों ने एक तरह से एक एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री का इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाया। उसमें आप कह सकते हैं स्लाइटली एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, सब कंबाइंड है। और बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी में एक हिस्ट्री का एक सोर्सेस ऑफ स्टडी के लिए हिस्ट्री में एक नई एक नया पैटर्न डेवलप हुआ, उसे आप कह सकते हो ओरल हिस्ट्री। जो पार्टीशन के टाइम में थे उनका इंटरव्यू लेना, लोक साहित्य से जानने की कोशिश करना। तो इनफैक्ट सच स्कॉलर्स ट्राई टू एक्सप्लोर द न्यू सोर्सेस। तो इसने एक बड़ा ही रेवोल्यूशनरी चेंज ला दिया पार्टीशन के स्टडी में। 2008 में एक स्कॉलर थी, उनका नाम था वजीरा जमींदार। उन्होंने द लॉन्ग पार्टीशन नामक एक बुक लिखी जिसको लैंडमार्क माना जाता है पार्टीशन के अध्ययन में। उन्होंने कहा कि हमें पार्टीशन का पॉलिटिकल इंपैक्ट, इकोनॉमिक इंपैक्ट, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, कल्चरल इंपैक्ट, इसका अध्ययन करना चाहिए। किस प्रकार से इसने इंपैक्ट पैदा किया। वैसे भी ओवरऑल अगर आप पार्टीशन का इंपैक्ट देखें तो कॉमन पीपल का बहुत ही इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि जो एलिट्स थे वो तो किस तरह से ट्रक पर, बस पर, लॉरी पर बैठ के इधर से उधर गए आए, लेकिन पेशावर एक्सप्रेस में जो फंसे वो लाखों लोग कॉमन पीपल थे। इट वॉज सपोज टू बी द वन ऑफ द 10 वर्स्ट ट्रेजेडीज इन द वर्ल्ड। अब यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि 2 लाख पीपल वेयर जस्ट यू कैन से स्लॉटर्ड and 2 लाख, और यू कैन से टू द वेरिड सेंस 5 lakhs, लगभग 5 लाख लोग
स्लॉटर्ड हुए और 1,40,00,000 लोगों का ट्रांसफर हुआ केवल, आप समझ सकते हो कि वेस्ट से पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, अब वो स्टडी का विषय है। इस पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कैसे पड़ा, ट्रॉमा का स्टडी होने लगा, कॉमन पीपल ने इसको कैसे सोचा, और सबसे बढ़कर इसका हमारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, यह आज सबसे अहम विषय है। अब राजनीतिक रूप में आप देखें तो साउथ एशिया में 3 राष्ट्र पैदा हुए, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और इन तीनों के बीच बॉर्डर क्लैशेस भी आए। ये जो बॉर्डर क्लैशेस है उसने प्रॉब्लम पैदा की, और इंडिया और पाकिस्तान की जो राइवलरी थी उसने एक तरह से न्यूक्लियर वेपन्स के रेस को जन्म दिया साउथ एशिया में। अगर आप देखें तो वर्चुअली पूरे साउथ एशिया का पॉलिटिक्स विसिएटेड हो गया। अगर इंडिया का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान और बांग्लादेश उसे निकला, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन इसका आफ्टर इफेक्ट श्रीलंका पर भी पड़ा, नेपाल पर भी पड़ा, भूटान पर भी पड़ा। दैट इज गोइंग टू मेक अ चेंज। दुनिया में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन आए, ऐसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आए, रीजनल आप कर सकते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, वो सक्सेसफुल हुए। आप देखते हो यूरोपियन फेडरेशन, उधर सेलाक लैटिन अमेरिका में कायम हुआ, एशियान साउथ ईस्ट एशिया में। यहाँ साउथ एशिया में भी एक सार्क नामक ऑर्गेनाइजेशन बना, लेकिन वो इसलिए डिफंक्ट हो गया जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच राइवलरी थी। ये सब पार्टीशन का आफ्टर इम्पैक्ट है। अगर आप इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर भी इम्पैक्ट देखेंगे, आप एक सामान्य सा आप एक डायग्राम खींचिए और यह देखने का प्रयास करेगा, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स स्टडी किया है कि भाई इसका हमारे संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा, तो सीधे आपको फेडरल सिस्टम पर, सिटीजनशिप के क्लॉजेज पर, बाकी सभी क्षेत्रों पर पार्टीशन का सीधा प्रभाव दिखेगा। बल्कि मैं अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछना चाहूं कि आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ होता तो भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी होती, तो उस पर भी आप कुछ सोचकर लिखने का कष्ट करें। अब इकोनॉमिक इंपैक्ट समझ सकते हो कि फ्रॉम एंशिएंट टाइम, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ मौर्याज, यू कैन से कि हम लोगों ने उत्तर पश्चिम में, भारत का जो मुख्य व्यापारिक मार्ग है उत्तर पश्चिम की तरफ गया। जो यहाँ से भारत की उत्तर पश्चिम सीमा को छोड़ते हुए आप उस रूट को देखें तो तक्षशिला जो भी पाकिस्तान में पड़ता है, और वहाँ से होते हुए पेशावर, और पेशावर से निकलते हुए वो चला जाता था मध्य एशिया, बैक्ट्रिया, और बैक्ट्रिया में वो रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था। मौर्य पीरियड से जो सिचुएशन शुरू हुआ है मुगल पीरियड तक, काबुल और कांधार पर भी मुगलों का कब्जा था। लेकिन जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ तो नॉर्थ वेस्ट का मेन ट्रेड रूट ही हमारा अफेक्ट हो गया। इधर ईस्ट में भी बंगाल से हम बर्मा से जुड़े हुए थे, साउथ ईस्ट एशिया से जुड़े हुए थे, और उधर आप समझ सकते हो कि आज की तारीख में जिसे आप थाईलैंड वगैरह का जो रीजन कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया का रीजन, उससे हमारा जुड़ाव था। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो आप समझिए कि जूट की खेती चली गई बांग्लादेश, और जूट मिल सारे के सारे यहाँ स्पॉइल हो गए, सारे उसी तरह खड़े रह गए, और एक तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन को धक्का लगा बंगाल में। उसका आफ्टर इफेक्ट आप देखते हैं। आप अगर सोशल फील्ड में देखें तो जो एक तरह से पार्टीशन लोगों के दिल में, आपकी एनसीईआरटी बुक में, क्योंकि अब फैशन चल गया है इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन का, विशेषकर जो ओरल हिस्ट्री शुरू हुआ, फोक लिटरेचर पर बल दिया गया, तो कुछ एक ऑथर्स है, जैसे आप बाद में पाकिस्तान माइग्रेट कर गए परंतु दिल से वो हिंदुस्तानी थे, आपने नाम सुना होगा सादत हसन मंटो। उनका जो टोबा टेक्सिंग है वो बड़ा ही क्लासिकल टेक्स्ट माना जाता है। उसके बाद आप अगर लिटरेचर देखें तो तमस लिटरेचर है। कुछ इंडियन मूवीज को भी आप एविडेंस के रूप में ले सकते हैं। जैसे एक मूवी आपका आता है गरम हवा, उसमें पार्टीशन के इम्पैक्ट को उसमें दिखाया गया है। पिंजर मूवी रिलीज हुई कुछ वर्ष पहले। पिंजर मूवी में पार्टीशन में किस तरह से हॉस्टेजेज बनी महिलाएं, किस तरीके से महिलाओं को हॉस्टेज बनाया गया, किस तरह से उसने सफ़र किया, जेंडर इम्पैक्ट क्या पड़ा पार्टीशन का, आपको बहुत अच्छे ढंग से वहाँ दिखेगा। आप यही देखें कि आज की तारीख में इसके जो सोशल इम्पैक्ट है, जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच केवल भौगोलिक सरहदें नहीं खींची है, दिल से सरहदें खींच दी है, उस चीज पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। आप देखेंगे कई बुक पढ़ी है। इधर रिसेंट में मैं आपको एक दो बुक का हवाला देना चाहूँगा जो इस पहलू को उजागर किया है। उसमें एक बुक का नाम है जो आंचल मल्होत्रा, काफ़ी किसी भी बुक स्टॉल पर जाएंगे आप पूछेंगे कि द रेमनेंट्स ऑफ सेपरेशन बुक आंचल मल्होत्रा, वो आपको दिखाएंगे। उसमें एक महिला का फोटो है जो कुछ आभूषण वगैरह पहने खड़ी है।
उसमें आप देखेंगे रिमेनेंट्स ऑफ पार्टीशन में ये स्ट्राइक किया गया। जैसे पहले होता था कि लोग जो पाकिस्तान को छोड़कर भारत आए, जो भारत को छोड़कर पाकिस्तान गए, तो जो यहाँ पर तो उनकी मेमोरी को आधार बनाकर लिटरेचर लिखा गया, तो उसमें पहले जैसे गए तो अब एक फीलिंग सी उनके मन में कसक रह गई, जो ओल्ड जनरेशन वाले हैं, कि भाई मैंने एक बछड़ा को छोड़ दिया था, जो बछड़ा को छोड़ के आया था उसको मैंने पानी नहीं पिलाया था, जब मैं यहाँ आया तो बछड़े का क्या हुआ होगा। तो ये जो उनका ये एक्सपीरियंस है, उनका जो ये ट्रॉमा है का सेंस है, वो उन तक, क्योंकि वो पीढ़ी तो अब गुजर रही है, लगभग थोड़ी बहुत बची हुई नहीं तो गुजर चुकी पार्टीशन वाले। तो अब सवाल उठता है कि फिर भी जो नई पीढ़ी है उससे मुक्त क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि उन्होंने अपनी कुछ न कुछ विरासत कहानी के रूप में, स्टोरी के रूप में, फोक स्टोरी के रूप में, लिटरेचर के रूप में छोड़ रखा है, जिससे नई पीढ़ी भी अवगत हो जाते हैं। तो रिमेनेंट्स ऑफ पार्टीशन में रिमेनेंट्स ऑफ सेपरेशन में यह कहा गया है कि जब कोई महिला वहाँ से भागती है तो अपने साथ अपने मांग वाली टीका और अनज्वेलरीज का बॉक्स लेकर आती है। वो बॉक्स उसकी धरोहर हो जाती है और जब वो मरने लगती है तो अपनी नई पीढ़ी को दे जाती है। तो जो रिमेनेंट्स ऑफ सेपरेशन है वो कहीं ना कहीं हमको उस माइग्रेशन की मेमोरी से जुड़ा हुआ है, जिससे हम उबर नहीं पा रहे हैं। तो बच्चों, ये जो पुस्तक है वो एक नया डायमेंशन खींचने का प्रयास करता है। अभी वॉइसेस एंड अनटोल्ड स्टोरी करके, वॉइसेस पार्टीशन वॉइसेस करके एक रिसेंट पे बुक निकली है, एक कविता पूरी की बुक है। इसने और भी एक नया डायमेंशन खोला। इसने कहा है कि पार्टीशन के इम्पैक्ट का आप इसी बात से अनुमान लगा लें कि जब पार्टीशन, जिस समय नेशनल मूवमेंट चल रहा था, उस समय हमारी प्रायोरिटी थी इंडियन इंडिपेंडेंस। तो हमारे बहुत सारे नेशनल लीडर्स जो इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, इंडिपेंडेंस के लिए प्रयास कर रहे थे, वो सब दे पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल मूवमेंट, दैट वाज अ गुड थिंग। लेकिन हुआ ऐसा कि इस नेशनल मूवमेंट के दरमियान एक कम्युनल सेपरेशन होता गया और अंत में इंडिया का पार्टीशन हो गया। तो पार्टीशन में जो राइट्स हुए, जो माइग्रेशन हुआ, उसने इतना ज़्यादा व्यथित या पीड़ित कर दिया लोगों को। लोग इतने पीड़ित हो गए उसमें कि बहुत सारे वैसे लोग जो स्टॉन्च नेशनलिस्ट थे, उनको इंडिपेंडेंस से एक तरह से डिसइल्यूजनमेंट हो गया, मोह भंग हो गया। और उसमें से जिन ब्रिटिश के अगेंस्ट में वो लड़ रहे थे पूरे नेशनल मूवमेंट में, अंत में वही ब्रिटेन में जाकर वो बस गए और ब्रिटिश लाइफ का ही हिस्सा बनकर रह गए, क्योंकि अब पार्टीशन से उनका मोह भंग हो चुका था। यह एक और नया डायमेंशन है। तो बच्चों, हम आज इस चर्चा को ही समाप्त करना चाहेंगे। अगली बार, अगले वीक में एक नए टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।